कि पूरे पास्ट प्रेसिडेंट जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा जोन को मिलता आया है। साथ में हमारी पास्ट जोन प्रेसिडेंट मीनाक्षी मैम हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेसीडेट विंग है, पूरे जोन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेसीडेट विंग गोरखपुर मिड टाउन की है, मिताली जी है, और अभी अभी कल 2 दिन पहले वसुंधरा जी ने नेशनल से अवार्ड जीता है। कांग्रेचुलेशन वसुंधरा जी। साथ साथ हमारे जेडवीपी है राजीव सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे सुपरस्टार जेडवीपी रीजन बी हिमांशु अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ये करिश्मा इस लॉकडाउन में करके दिखाया। आप लोगों का साथ था, आप लोगों का प्यार था कि जोन 3 पॉजिटिव हो पाया, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहेगा। और पूरी गोरखपुर मिड टाउन टीम को, पूरे एक एक मेंबर को मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपने लॉकडाउन पीरियड में बहुत अच्छे काम किए, जिसका आगे आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। इसी के साथ हमारे साथ जोन गवर्निंग बोर्ड के भी मेंबर जुड़े हैं, विवेक जी, और हमारे पास्ट प्रेसिडेंट हैं गोरखपुर मिड टाउन के गौरव जिंदल जी। सभी अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। ओवर टू जेडेस सर। जेडेस सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बोलता जा रहा था और म्यूट था। खैर, मेरी रिक्वेस्ट सर ये है कि 2020 के लिए एक स्पेशल अवार्ड राजीव जी के लिए जरूर रखिएगा। पूरे इस वेबिनार में ऐसा कोई वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिंग नहीं किया है जिसमें ये चेहरा ना दिखाओ सर। तो एक जोरदार तालियां हमारे जेडवीपी राजीव जी के लिए। स्वागत है हमारे चैप्टर के पास प्रेसिडेंट गौरव जी का, सभी का स्वागत है। अब किसी की आवाज अच्छी नहीं लगेगी, अब सिर्फ और सिर्फ योगेश सर की आवाज अच्छी लगेगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि इस ट्रेनिंग को बहुत पर्सनली, बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि वो बातें आपको पता चलेंगी जो शायद हम आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए। उसके लिए वैसी दृष्टि चाहिए जो योगेश सर के पास है। बहुत ध्यान से इस पूरी ट्रेनिंग को पूरी आत्मीयता से सुनिए। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, और ट्रेनिंग के अंत में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, द फ्लोर इज योर्स योगेश सर। ऑल द बेस्ट सर। जेडेस सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे आज की पायलट फैकल्टी का एक इंट्रोडक्शन रह गया है, तो जी अगर उनका सेशन मैं शुरू होने से निवेदन पहले करूंगा उनका इंट्रोडक्शन हो जाए तो बेहतर है। मोहित जी से निवेदन करूंगा कि हालांकि बहुत पूरा एक जन्म कुंडली जैसा इनका इंट्रोडक्शन होगा, तो उसको ब्रीफ करते हुए एक इंट्रोडक्शन दें, उतना भी गागर में सागर होगा। मोहित जी। थैंक यू जेडेस सर। Hello everyone. Hi, this is JC Mohit Mittal, Director, JCI Gorakhpur Midtown. Very good evening to all of you. And it is my privilege to introduce a person who does not need any introduction, but the time demands it. He is none other than JC Yogesh Chandak sir, the Guru of Gurus. He is familiar with many of us, as last year he has enriched Gorakhpur Midtown by 2 business training seminars. Let's witness the journey of Yogesh Chandak sir. He joined JCI Kota in 2003 and served as Treasurer, Secretary and President. Got elected as ZVP of Zone 5 in 2009. He served as Zone President of Zone 5 in year 2014. He was awarded as Outstanding Trainer, Outstanding National Director, and many other feathers to his cap. For 3 years, he has held the post of JCI Training Commissioner of Asia Pacific Region. Currently, he is member of JCI India International Projects Licensing Committee. As a trainer in year 2005, he qualified as zone trainer, then qualified as national trainer in 2007, and finally as the international training fellow in 2010, the first person to achieve this milestone in JCI India. He got awarded as an outstanding trainer of JCI India in 2017, honored by Honorable Prime Minister of Nepal for his contribution towards JCI Nepal loan.
He traveled across the globe, covering 46 countries and conducted training for about 4,000 hours. He is a CA by profession and has equally contributed towards the nation. As a true JCI, he has attended 5 JCI World Congress and multiple equivalent conferences. Let's give him a big round of applause and welcome our international famed trainer, JC Yogesh Chandak sir. Over to you, sir. Thank you, Mohit ji. Thank you very much. आवाज क्लियर है मेरी? Yes, sir. Okay. Thanks a lot. Before I formally start, first of all, respected chairman of this webinar, LOM President Piyush Jain, thank you very much for the opportunity and the honor. And my beloved friend, my younger brother, now Executive Vice President Area A, Anshu Saraf, JCI PPP, Anshu Saraf, to be the right designation. And as you rightly called, the superstar of NGB 2020, Zone President, Zone 3, Alok Bhai. Namaskar. And ZVP's Himanshu, Rajiv, and past Zone President Meenakshi ji. I can see many familiar names over here. We have few members from JCI Nepal also. Past Executive Vice President of JCI Nepal, Vishnu Baral ji, Jai Shriman Narayan, and Pitambar, many faces, and most of the past presidents of JCI Gorakhpur Midtown. I can see Gaurav Bhai and many others. We have quite a few females also. As ZP sir told, Vasundhara ji, you won the award. Congratulations for that. And many other females. Welcome to this webinar named as हम तुम जो एक वेबिनार है, ये सीरीज नॉर्मली लोग जो ट्रेनर्स हैं उसको यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. बट आई थॉट हम तुम एक ऐसा वेबिनार भी हो सकता है जिसमें हम लोगों को कैसे मैनेज करें, लोगों के साथ कैसे चलें, इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे स्ट्रांग हो, उनको कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर भी इस बारे में बात कर सकते हैं. सो let me brief you a few details कि आज हम क्या करने वाले हैं. It's not going to be a regular webinar जैसा हो रहा था अभी तक कि केवल ट्रेनर है जो ट्रेनर नहीं होके स्पीकर बन जाता है and he will just keep on speaking for the next 1 hour and then at the end there will be a few questions. So but what I have did is I have a small presentation around maybe 25-30 minutes का presentation होगा. With that PPT I will be giving you some valuable inputs of course. And after that, either Himanshu ji or Puneet ji, आप में से कोई भी decide कर लें आपस में, you will moderate the session. We will have open forum after that. And relating to our human resources, हमारे जो manpower management है, हमारी जो human resources planning है, human resource management है, उसमें हमें क्या challenges face हो रही है, हमें उसे कैसे manage करना है. So we can have an open forum and put on the questions. So questions can be put in the chat box and then the moderator can ask the question and we will reply to all. So एक valuable input सभी के लिए होगा क्योंकि कई challenges ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान नहीं आती है. शायद कोई और हमारा colleague, fellow participant जो यहाँ पे है वो उस challenge को यहाँ पे रख देगा और हम उसको आगे सभी के लिए एक amicable reply जो possible होगा within the thought we can give it over here. So ये एक मेरा आइडिया है कि हम इसको एक नए तरीके से करें. वेबिनार्स तो बहुत होते जा रहे हैं और वेबिनार्स में सब लोग केवल स्पीच दे रहे हैं, लेकिन आई वांट दिस वन टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव वेबिनार. बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मॉडरेट. तो मॉडरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पे बिकॉज एवरीवन इज म्यूटेड. सो एवरीवन इज म्यूटेड और उसके बाद भी हम बोले तो ये बहुत बड़ी बात होगी. आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ मधुसूदन कोइराला फ्रॉम नेपाल and my very good friend from Zone 2, Sudhanshu Bhai, Sudhanshu Gupta ji, I can see you here, national trainer. ये सब मेरे followers हैं, regularly मेरे सारे webinars में यहाँ वहाँ से login कर लेते हैं. Thank you for being with me. Thank you so much. So let's start. I'll start with my screen share. Are we good to go? Okay.
ओके, सो हम तुम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम एक दूसरे को कैसे मैनेज करें, और मोस्टली हम बिजनेस लीडर्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज है, या हमारा शॉप्स है, या हमारी ट्रेडिंग हाउसेज है, या हम प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो काम करते हुए हम मैनेजमेंट कैसे करें। इवन हाउस होल्ड में हाउस वाइफ जो लीडर्स हैं, उनके लिए भी पूरे घर के लोगों को मैनेज करना भी एक काम है। तो कैसे मैनेज करना है ये हमें सीखना है आज यहाँ पे, एंड हाउ टू गो विद इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ लाइफ कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, और वही हमें आगे लेके जाएंगी। कोविड हो या ना हो, ये स्किल बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये स्किल बहुत जरूरी है लाइफ को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, हमको सबको साथ लेके चलना है। और सबको साथ लेके चलने के लिए हमें हमारा मैन मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। मैं स्ट्रेट अवे आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है, डिस्क्लेमर लगाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वीडियोस यहाँ वहां से आते हैं और हम सब देखते हैं। तो एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो एक डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है। आपने नाम सुना होगा देवदत्त पटनायक जी का। देवदत्त पटनायक जो एक बहुत रिवोल्यूशनरी राइटर है, और वो इंडियन मिथोलॉजी के ऊपर करंट कॉन्टेक्स्ट में लिखते भी हैं और बोलते भी। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने, और इसके बारे में फिर बाद में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो फर्स्ट। Because you see, you are standardization, obsessed with standardization, but हमारा स्वादानुसार है। तो एक स्वाद है द्वापर युग का, एक स्वाद है त्रेता युग का। So one is for the Treta Yuga, which is an earlier, more innocent age, and a later phase in the organization, which is darker, which is slightly more corrupt. Okay. Now, if I have to do the principle of dharma again, just to revise, you have got 0, plus, minus, 0, animal instinct. Right. This is exploitation. This is empathy. Right. Dharma is here, adharma is here. Right. Now let's do a simple 2x2 matrix to understand the Ramayana Mahabharata. So you have rules on one side. Right. Rules are followed, rules are not followed. Okay. Then we have the principle on the other side, dharma. Dharma is upheld, dharma is not upheld. Right. Now look at the Ramayana. In Ramayana, dharma is upheld and rules are upheld at the same time. So you have Ram. So rules and dharma are aligned. Everything is about the other. Everything is about the other. Everything is about the other. Even at the cost of oneself. Even at the cost of oneself. Cruel Almost always at the cost of oneself in the case of almost Ram. always. Yes. So it's misery in the forest, misery in the palace. Got it. His opposite is the great alpha male, which somehow people seem to like today. Tells you about the times, is Ravan. No dharma, no rules. No rules, no dharma. Your wife is my wife. Right. And I'm an animal. Even my son dies, I will not let go of my little toy. My brothers die, I will not let go of my little toy. That's Ravan. Now look at this same thing. Rules are broken, bending, and Krishna always bending the rules, breaking the rules. But the principle is intact. It's always for the other. Okay. Now let's look at the most favorite character, Duryodhana. He never breaks the rule. But he's constantly violating the principle. He's constantly violating the principle. He is holding the letter of the law, never the spirit of the law. Okay. This is the spirit. This is the letter. This is the belief. This is the behavior. He's a pretender. Where does Yudhishthir fit in all of this? Yudhishthira is someone struggling to be Ram. He moves from here to here. This is the journey of Yudhishthira with the help of Krishna. You see, his honesty is about rules. He's not realizing it's not about rules, it's about principles. Right. Mahabharata is the story of focus on the principle. You say, so when a woman is being disrobed, everybody is discussing legal matters. Is it okay or not okay to disrobe her? I mean, grow up. This is Bhishma and Drona watching a woman being disrobed, and they are supposed to be very educated people, and they are not doing anything. This brings me to a very interesting issue. You said that the Ramayana comes from an older age, an age of more innocence. The Mahabharata comes from a darker age. Yes.
It's a more matured organization. This is a very early phase organization. Just tasted success. Everything is right. Market is right. And the principles have just been created. So it's exciting and new. People are not smart enough to subvert it yet. Right. Here, in this Matured stage, you've gone from principle to now a slightly more rule-focused organization. The principles have been forgotten. Rules have become more important. So it's bureaucratic, highly bureaucratic. Letter of the law. Spirit of the law is not there. Like any bureaucracy, all the rules are upheld, but people still don't have food. So the principle is forgotten. The woman is disrobed, but nobody's arrested. Because you see, okay, friends. So that was a comparison between Treta Yug and Dwapar Yug. त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, रामायण हुई, हमने रामायण देखी, अभी उसका रीटेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन पे। महाभारत भी देखी, महाभारत का भी रीटेलीकास्ट हुआ। महाभारत का लीड रोल थे भगवान कृष्ण और त्रेता युग के रामायण का लीड रोल थे भगवान राम। नाउ हाउ इट इज रेलिवेंट टू अस इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि त्रेता युग की जो युग था, तो रामायण का जो युग था वो एक नए ऑर्गेनाइजेशन का था कि हमने नया शॉप खोला है, नया ऑफिस खोला है या नया कंपनी खोला है, तो वहां पे प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं, रूल्स भी फॉलो होते हैं, तो सब कुछ अच्छा चलता है क्योंकि वहां पे ज्यादा खुराफात नहीं है दिमाग में लोगों के, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और लीडर की रिस्पेक्ट सब करते हैं क्योंकि लीडर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, जैसा कि राम, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा दूसरों का भला चाहा, चाहे उनका स्वयं का नुकसान होता रहा। जैसा कि उन्होंने कहा, मिजरी इन द फॉरेस्ट, मिजरी इन द पैलेस। वो राजा बने तो भी तकलीफ में रहे, वो जंगल में गए तो भी तकलीफ में रहे। तो रामायण इज अ story about sacrifice. Ramayana is a story about doing it for others. Ramayana is a story of how a person should behave, how an individual should perform, how an individual should balance himself, how an individual should tackle people. लोगों से अपना काम कैसे करवाना और उनको अपने साथ कॉन्फिडेंस में लेते हुए करवाना, ये रामायण की एज हमें बताती है। नाउ हम मूव करते हैं महाभारत की एज की ओर, द्वापर युग। द्वापर युग का लीड रोल थे भगवान कृष्ण। उसके बारे में देवदत्त पटनायक जी बताते हैं कि वो रूल्स हमेशा बेंड करते रहते हैं, और आपने देखा होगा महाभारत में या श्री कृष्ण सीरियल में कि भगवान रूल्स को अपने हिसाब से बेंड कर लेते हैं, मोर ऑफ लाइक चमत्कार हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन प्रिंसिपल इंटैक्ट है, वैल्यूज इंटैक्ट है, धर्म का स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन रूल्स को वायलेट किया जा रहा है अपने हिसाब से। तो ये मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जहां पे लोग समझने लग गए हैं। लेकिन फिर भी हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे महाभारत युग हो, चाहे रामायण का युग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, अल्टीमेटली स्पिरिट ऑफ द लॉ को मेंटेन किया गया और अंत में धर्म की जीत हुई। लोगों के लिए, दूसरों के लिए काम किया और स्वयं का भला तो निश्चित तौर पे हो गया। तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करवाना चाहते हैं, हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, अपने मेंबर्स के लिए काम करना पड़ेगा, अपने परिवार वाले मेंबर्स के लिए काम करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपका काम तो इनडायरेक्टली हो ही रहा है। अगर अध्यक्ष, जो अध्याय का अध्यक्ष होता है, वो अध्याय के सभी सदस्यों के लिए काम करता है, तो उस अध्याय के सभी काम हो जाते हैं और अध्याय अध्यक्ष का नाम अपने आप हो जाता है। तो अध्याय का हर व्यक्ति, कार्यकारिणी का हर सदस्य अगर ढंग से काम करे तो पूरे अध्याय का काम हो जाता है, नाम तो अध्यक्ष का होता है। सो वी मूव फ्रॉम अ infant organization to a more matured organization. That is what explains Ramayana to Mahabharata. The युग, त्रेता युग से हम द्वापर युग में ये समझते हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत आते हैं। चैलेंजेस क्या आती है कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज किस में है। आजकल एक ये नया टर्मिनोलॉजी चला है, डोमेन एक्सपर्टाइज। डोमेन एक्सपर्टाइज मतलब जैसे कि अगर इंजीनियर है तो हो सकता है उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज हो, केमिकल इंजीनियर है तो उसका केमिकल्स में एक्सपर्टीज होगा,
एक लॉयर है, एडवोकेट है, तो उसका क्रिमिनल लॉ में या शायद सिविल लॉ में, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका इनकम टैक्स लॉ में या जीएसटी में, या कोई शॉप ओनर है जो हार्डवेयर शॉप का बिजनेस करता है तो उसके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में उसका डोमेन एक्सपर्टाइज है, तो इसको हम डोमेन एक्सपर्टाइज का नाम देंगे। तो डोमेन एक्सपर्टाइज बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन क्या जिन जिन के पास डोमेन एक्सपर्टाइज है वो सभी सक्सेसफुल हो गए या सभी सक्सेसफुल हो पाए, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे दूसरी एक्सपर्टीज स्किल की बात आती है जो बहुत जरूरी है, वो जो डोमेन एक्सपर्टीज से भी ज्यादा जरूरी आ जाती है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। मैं बार बार इस वेबिनार सीरीज में सभी लोगों को कहता हूं कि हमारा शरीर को, हमारी बॉडी को गवर्नमेंट मशीनरी ने घर के अंदर लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हमारा ब्रेन लॉकडाउन किया, ये हमने किया। अगर हमने हमारी सोच को लॉकडाउन किया तो हमने किया। तो हम अपने बॉडी को लॉकडाउन होने दे सकते हैं, लेकिन ब्रेन लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आता है सॉफ्ट स्किल्स। तो क्या सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डोमेन एक्सपर्टाइज, जिसे हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, जो हमने शायद पढ़ाई करके ली है या जो हमने अपने अनुभव से प्राप्त की है? तो अनुभव हमें काम करने से मिला या अनुभव हमें पढ़ाई करने से भी मिला, लेकिन क्या केवल उसी से हमें सफलता प्राप्त हुई या सॉफ्ट स्किल से सफलता प्राप्त हुई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की बहुत बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड ऑलमोस्ट एट पार है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ, एक रिसर्च हुआ, ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिलियन पीपल, दैट इज मोर देन 10 लाख पीपल पे ये सर्वे किया गया, जो डोमेन एक्सपर्टीज भी थे और सॉफ्ट स्किल्स एक्सपर्ट्स भी थे। उनसे एक सर्वे किया गया और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत ही एस्टोनिशिंग रिजल्ट है, बहुत ही स्टनिंग रिजल्ट्स हैं। इस रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि डोमेन एक्सपर्टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों का अपना अपना जगह अपना अपना महत्व है, लेकिन कौन सा हमें ज्यादा फायदा दे सकता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो स्किल सेट थे डोमेन एक्सपर्टीज या सॉफ्ट स्किल्स। हमारे 3 कॉलम है, सक्सेस रेशियो, और तीसरा कॉलम है टाइम कितना लगाया आपने, एफर्ट कितना लगाया और कितना मनी खर्च किया। डोमेन एक्सपर्टाइज को प्राप्त करने के लिए हमने अपना लाइफ का 93% टाइम लगाया, 93% प्रयास लगाए, एफर्ट्स लगाए, और 93% मनी भी एक्सपेंड किया। जबकि सॉफ्ट स्किल्स को प्राप्त करने के लिए हमने ये मात्र 7% व्यय किया। सक्सेस रेशियो की जब बात आई तो डोमेन एक्सपर्टीज से जो सक्सेस रेशियो आया, जो लोग सक्सेसफुल हुए, जिनका अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज था, अनुभव था, एक्सपीरियंस था, तो सक्सेस रेशियो डोमेन एक्सपर्टीज का मात्र 12.5% है। लेकिन जिनका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा था, जिनकी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनका सक्सेस रेशियो 87.5% है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आया कि आपका डोमेन एक्सपर्टीज कितना भी हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा नहीं है, आपका सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बिहेवियरल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव नहीं है, आपको मैनेजमेंट नहीं आता है, आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी नहीं आती है, आप लोगों से कैसे डील करते हैं, लोगों से कैसा अपना काम निकालते हैं, अगर ये अच्छा नहीं है, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स का नाम देते हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत डाउन हो रहा है। सो यू गेन द नॉलेज, but what is more relevant, knowledge clubbed with soft skills give you more high success rate। तो हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अपने सक्सेस रेशियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही हम बात कर रहे हैं कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल, हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उस ह्यूमन कैपिटल को हम कन्वर्ट कर दें ह्यूमन असेट्स में। हम बहुत लोगों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को अपनी लायबिलिटी मानते हैं, उन्हें बार बार स्पून फीडिंग देते हैं, उनको बार बार काम के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा करें कि वो हमारे एसेट्स बन जाएं, वो हमारे आसपास काम करने वाले जिन्न बन जाएं। अल्लादीन के चिराग से जो जिन्न निकलता था, वो दिन भर यही बोलता था, मुझे काम दो। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हमारे आसपास काम करने वाले जिन्न बन जाएं। ऐसा कुछ हम करें कि हमारे ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्म हो जाए ह्यूमन एसेट्स में। अभी आज का लेटेस्ट ये अपडेट आया है,
जरूरी नहीं है कि हम ये एक्शन लें। ये तो एशियन पेंट्स है जो शायद इसको सस्टेन कर रहा है या शायद अपने रिजर्व फंड से पे कर रहा है, लेकिन आज का अभी 1 घंटे पहले का अपडेट है, ये कहीं पे से शेयर हुआ तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि ही इज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। एशियन पेंट्स, एशियन इस वक्त इस कोविड-19 चैलेंजिंग टाइम्स में जब लोग बाग सैलरी कट कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कर रहे हैं, एशियन पेंट्स अपने एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने सैलरीज बढ़ा दी कि आपका खर्चा बहुत हो गया, आपका नुकसान हो गया, हम आपको सैलरी इंक्रीमेंट दे रहे हैं। सोचिए कि एशियन पेंट्स के जो एम्प्लॉयज होंगे वो अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे, कितना हाई मॉरल होगा, कितना बूस्ट हो गया होगा उनका मॉरल कि वो अपने आप को एक आगे ले जाने वाली कंपनी के लिए कितना आजाद करेंगे। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोच हो गई। दिस इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द न्यूज इज स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड एंड दैट इज व्हाट एशियन पेंट्स इज डूइंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ज़ेन कि ये रिलेशनशिप ज़ेन हमें समझाता है कि हम कहाँ हैं, किस एवेन्यू में हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए 4 बड़े सर्कल हैं। पीपल यू लाइक, पीपल हु डोंट लाइक यू, जो आपको पसंद नहीं है, पीपल यू डोंट लाइक, जो आपको पसंद नहीं है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, और पीपल हु लाइक यू। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत गहराई से इसे समझना पड़ेगा कि पीपल यू लाइक, पीपल हु लाइक यू में क्या डिफरेंस है, पीपल हु यू डोंट लाइक एंड पीपल हु डोंट लाइक यू में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये सब आपस में इंटरमिंगल्ड है और इस इंटरमिंगलिंग में जो कलरफुल पोजीशन बन रही है वहां पे कहीं पे आता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये भी आता है कि लोग आपको अवॉइड करते हैं, तो ये भी आता है कि लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या लोग आपके साथ रहने में आनंद महसूस करते हैं। People like to be with you and they enjoy being with you. So we need to understand कि हम अवॉइडेंस से रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस या एंजॉयमेंट मोड में कब और कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। इस रिलेशनशिप ज़ेन से हम समझ में आता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसे आपस में इंटरमिंगल कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप ज़ेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या समझ आता है। सो वन मैन मेक्स द डिफरेंस, द लीडर। Obviously we all are leader of our business and the outline makes you understand कि ये लीडर कौन है। और वैसे ही आपका आगमन या आपके द्वारा क्रिएटेड एनवायरनमेंट या आपके द्वारा क्रिएटेड माहौल जो आपके ऑफिस में होगा, आपकी शॉप पे होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा या आपके चैप्टर में होगा, वो ही डिसाइड कर देगा कि लीडर कितना डिफरेंस कर रहा है और लीडर कितना इम्पैक्टफुल है। एंड दैट इज व्हाट we can make out from this image, that is, this image is the image of whom? You can write it in the chat box. महात्मा गांधी। Yes, so that image is of Mahatma Gandhi. कैसे पता लगा कि आपको ये महात्मा गांधी है? बताएं, चैट बॉक्स में लिखें। कैसे पता लगा आपको? क्या कोई और व्यक्ति इस शेप का नहीं हो सकता? It's an outline. फ्रॉम द स्टिक। बूढ़े लोगों के पास स्टिक होती है, बूढ़े लोगों के बाल भी नहीं होते हैं। इमेज तो बहुत लोगों की ऐसी बन सकती है। क्यों पता लगा कि आपको ये महात्मा गांधी की इमेज है? बॉडी लैंग्वेज, लाठी और इमेज। क्यों मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं? इसलिए पता लगा, लार्जर देन लाइफ इमेज है डेफिनेटली, यस, but this image is a brand. This image is a brand equity. This image is a reputation. This image carries a significance in everyone's life. Not only in India, people across the globe will recognize that this image is of Mohandas Karamchand Gandhi. So that is the quality of a person. कि उसकी एक आउटलाइन इमेज ही उसको डिफाइन कर रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रही है कि तो सोचिए इस व्यक्ति ने, क्योंकि हम और आप और हम में से किसी ने इस व्यक्ति को लाइवली काम करते हुए नहीं दिखा है, हमने केवल इनका इतिहास पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने के बाद भी इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सोचिए कितना अद्भुत कार्य इस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में किया होगा
केवल भारत को स्वतंत्रता नहीं दिलाई, बल्कि हम इस दुनिया को अहिंसा का एक बहुत बड़ा आंदोलन, सत्याग्रह जैसी एक बहुत बड़ी चीज देके गए, जिसका आज उपयोग सारी दुनिया कर रही है। So one man makes the difference, and that difference is created by the leader. We are the leaders of our organization. We are the leaders of our family. We are the leader of our chapters. We are the leader of our JCI India organizations. So we really take that initiative. So new leaders should be ready to take up the challenge. It's not like ये मेरा साल है, ये मेरा ऑफिस है। ये बैटन रेस है, रिले रेस होती है ना, 4x100 मीटर रिले रेस। जहां आपके प्रेडिसेसर ने छोड़ा वहीं से आपको आगे भागना है, आपको पुराना वापस नहीं लेना है, आपको वहीं से आगे रिले रेस का बैटन को आगे ले जाना है। तो जहां आपके प्रेडिसेसर ने छोड़ा, आप उनके सक्सेसर हो, आप उस रेस को और आगे बढ़ाएं। So we are the leaders who can take up the challenge. So let us understand a few tips about man management. I call it different strokes for different folks. कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हम कहीं भी काम करेंगे, हमारे पास 4 तरह के व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं। तो इन 4 तरह के व्यक्तियों को 4 तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इन लोगों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं D1, D2, D3, D4 में। और इधर की लाइन में आपके लिए है कि वो व्यक्ति कितना लॉयल है या कितना एबल है, और हमें क्या स्ट्रोक्स उसे यूज करने हैं, मतलब हमें उससे कैसे काम लेना है, ये मैंने बताया है। तो सबसे पहले बात करते हैं D3 की। D3 उस तरह के लोग होते हैं जो हमारी सेल्स फोर्स होती है, जो हमारी मार्केटिंग की फोर्स होती है, जो हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को मार्केट में सेल करते हैं। तो बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति को एक शानदार एक्सपीरियंस करते हैं। दे आर नॉट लॉयल, वेरी मच एबल। तो ऐसे ये D3 से D2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एबिलिटी फुल है, लॉयल्टी बढ़ जाएगी। D3 के बाद हम बात करते हैं D1 की। अब D1 वाले व्यक्ति कौन है? जो बहुत वफादार तो बहुत है, लेकिन एबिलिटी नहीं है। तो वफादारी तो पूरी भरपूर है, एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में कैसे काम में लिया जाए? तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? जो हमारे यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, शायद हमारे दादाजी के जमाने से, शायद हमारे पिताजी जब छोटे थे तब से, या शायद हमारे फादर ने जब उनको रखा। तो दे आर इनहेरिटेड पीपल, दे आर ओल्ड मैनेजर्स, दे आर दी ओल्ड वर्किंग पर्सन्स, जैसे हमारे पुराने मुनीम गुमाश्ता होते थे, वो हैं। तो दे आर वेरी लॉयल, वो बहुत ही वफादार लोग हैं, लेकिन शायद उनमें एबिलिटी की कमी है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाए कि वो भी D2 बन जाए, क्योंकि D2 इज फुल लॉयल एंड D2 इज फुल्ली एबल। तो ऐसे लोगों को हमें मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसे लोगों को हमें थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देना पड़ता है ताकि उनकी एबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ऐसे लोगों को हमें थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। डेफिनेटली रिकॉग्निशन सब जगह आता है, क्योंकि रिकॉग्निशन हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। ये हम इंसान की दिमाग का खाना है। रिकॉग्निशन हमारे ब्रेन का फूड है, हार्ट का फूड नहीं है, ब्रेन का फूड है। तो ब्रेन को रिकॉग्निशन बहुत अच्छा लगता है। तो कांस्टेंट गाइडेंस, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस और कांस्टेंट मोटिवेशन से लॉयल तो फुल्ली है, एबल भी फुल्ली हो जाएगा। तो D1 वाला भी D2 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन हमें उसे ऐसे टैकल करना आना चाहिए। अब बारी आती है D2 की। तो D2 वाले व्यक्ति कौन होते हैं? D2 वाले व्यक्ति होते हैं जो कि हमारे कई बार पुराने लोग हैं, घर में सर्वेंट है बहुत पुराना, ऑफिस का बहुत पुराना प्यून है, हमारा वफादार ड्राइवर है। तो दीज पीपल आर फुल्ली एबल। ड्राइवर को कार ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए इतने सालों से आपके यहाँ है। वो वफादार भी पूरा है, इसीलिए आपके साथ काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम
और आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे लोगों को हमें और एम्पावर करना पड़ता है, ऐसे लोगों को हमें अपने और कामों में इन्वॉल्व करना पड़ता है, रिकॉग्निशन यहाँ भी देना है। तो ऐसे लोगों से हम एडिशनल वर्क ले सकते हैं जो D2 कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारा बहुत सारा ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसके लिए वो नहीं बने हैं। ड्राइवर कार ड्राइविंग के लिए बना है, लेकिन वो ऑफिस के भी बहुत सारे काम कर सकता है, वो घर के भी बहुत सारे काम कर सकता है, वो बहुत सारे टेक्निकल काम भी निपटा सकता है, क्योंकि वो एबल भी है, आपने उसकी एबिलिटी भी इंप्रूव कर दी, और वो वफादार मतलब लॉयल भी है क्योंकि आपने उसकी लॉयल्टी भी फुल कर दी। तो D1 को D2 कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म करना है, D3 को D2 में रखना है, और D2 को फर्दर एलिवेट करना है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति और आगे बढ़ते रहे। अब बारी आती है D4 की। ये D4 वाले व्यक्ति कौन होते हैं? ये D4 वाले लोग वो होते हैं जो सिफारशी लाल होते हैं, जिसे हम मिस्टर रिकमेंडेशन कह सकते हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ सिफारिश करते रहते हैं, कुछ न कुछ दूसरों के कंधों से बंदूक चलाते रहते हैं। अब इनको कैसे टैकल करें? क्योंकि इनकी लॉयल्टी भी हमारे प्रति नहीं है एंड एबिलिटी भी इनमें नहीं है, ये तो बस आ गए हैं किसी न किसी बहाने से। ये कई बार हमारे घर के सदस्य भी हो सकते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या स्ट्रोक अपनाना है? यहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही लॉयल नहीं रहे, हमेशा ही एबल नहीं रहे। इनमें से भी D4 में से भी कुछ हम D2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये सर्टेन परसेंटेज होगा। ये परसेंटेज कैन नॉट बी वैल्यूएटेड कि 10% होंगे या 100% होंगे या 50% लोग इसमें ट्रांसफॉर्म होंगे। तो वी हैव टू यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, और हमें कोशिश करनी पड़ती है कभी इनकी लॉयल्टी टेस्ट करने की और कभी इनकी एबिलिटी टेस्ट करने की। और अगर ये लॉयल्टी टेस्ट पे खरे उतरते हैं 1, 2 बार, 4 बार, 5 बार, तो दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू D2। हम उन्हें उनकी एबिलिटी टेस्ट करनी होती है, उनको काम देके, और वो काम अगर वो बार बार वो सही करते रहते हैं तो दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू D2। तो D4 को टैकल करने के लिए हमें उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है और हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करना पड़ता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चारों में रिकॉग्निशन अनिवार्य रूप से चारों को देना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे लॉयल भी बनेंगे और एबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क और द विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क। एबिलिटी बनती है उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग हो, चाहे उसने हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ली हो। लेकिन विलिंगनेस, इच्छा शक्ति पैदा होती है मोटिवेशन देने से, इंस्पिरेशन देने से। और वो उसके दो सोर्स हैं, एक तो मॉनिटरी, हम पैसा ज्यादा दें जो कि एशियन पेंट्स ने आज डिक्लेयर किया, या हम उसे रिकॉग्निशन दें नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से, या कभी बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दें, या उसके लिए कभी कभी गिफ्ट लेके आ जाए। तो ये दो तरीके से लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं। सो पर्सनल चेंज इज डिपेंडेंट ऑन 2 फैक्टर्स। किसी पर्सनालिटी को चेंज करना है तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है उसकी एबिलिटी टू डू एंड दूसरा है विलिंगनेस टू डू। एबिलिटी मतलब उसमें क्षमता तो है, और दूसरी बात है कि उसमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। तो क्षमता भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। क्षमता बढ़ा दी, ऑलरेडी उसने बढ़ा चुका है, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाए ये हमने यहाँ से देखा। तो D1 से लेके D4 तक के लोगों को हम कैसे टैकल करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में ये मैस्लो का जो पिरामिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमें बताता है कि हम कैसे कैसे लोगों की इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। क्षमता उसने बढ़ा ली पढ़ाई करके, एजुकेशन प्राप्त करके, अनुभव लेके, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, वो ये मैस्लो का पिरामिड जो नीचे के लेवल से ऊपर आता है। तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, और तब जाके सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स पूरी होती है। जब सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स पे हम आ जाते हैं तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आते हैं और हम फुल्ली इंस्पायर्ड हो जाते हैं, फुल्ली मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम विलिंगनेस पे आ जाते हैं, सेल्फ विलिंगनेस पे आ जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स जो बेसिक नीड्स का पार्ट है और सेफ्टी नीड्स जो बेसिक नीड्स का पार्ट है। बेसिक नीड्स हमारी क्या है? सुरक्षा हो, सफाई हो, अच्छा पीने को मिले, अच्छा खाने को मिले, अच्छा रेस्ट मिले। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? लोगों से अच्छे रिलेशनशिप हो,
अच्छे मित्रता हो, लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करें, हमें रिकॉग्निशन मिले, हमें अपने काम पे गर्व हो, हम अपने काम करते हुए अच्छा महसूस करें। और इसके बाद आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। हेलो, तो हमें अपनी क्रिएटिव आइडियाज को काम में आती है। तो यहाँ पे आती है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट टेबल जो बहुत कुछ समझा देता है। आई विल जस्ट कवर अप शॉर्टली। तो वी ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव यू विन एंड यू लूज, ऑन द टॉप वी हैव आई विन एंड आई लूज। तो दिस सिचुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लूज लूज में नहीं रहना है, लूज विन में भी नहीं रहना है, विन लूज में भी नहीं रहना है। कोई भी काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति तभी करेगा जब विन विन सिचुएशन होगी। विन विन मतलब हमारे लिए भी विन विन और जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है उसके लिए भी विनिंग सिचुएशन। जस्ट कीप इन माइंड दिस वन बिग सेंटेंस which is always relevant. People work, you can note down this line, people work for their own reasons. कोई भी व्यक्ति जो आपके यहाँ काम कर रहा है या आपके लिए काम कर रहा है, he is doing that for his own reasons. और उसके reasons अगर fulfill नहीं होते हैं, पूरे नहीं पाता है, शायद उसको पैसे की कमी है या रिकॉग्निशन की कमी है, तो अगर उसके रीजंस फुलफिल नहीं होते हैं तो ही विल नॉट वर्क फुल्ली विथ यू, और ही मे ट्राई सम अदर ऑप्शंस rather than working for you. So there may be a lose-win position or maybe a win-lose position or a lose-lose position. So we have to manage and transform it to a win-win position. So to develop, for this we have to develop trust. So trust is very hard to get and very easy to lose. So very difficult position is trust development. So trust is very hard to get but very easy to lose. तो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? इट इज बिल्ट फ्रॉम एक्शन. मैं आपका बहुत वफादार हूं, ऐसा बोलने से ट्रस्ट नहीं होता. आप क्या काम करते हैं और उस काम में आपने क्या किया और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, उससे ट्रस्ट डेवलप होता है. सो ट्रस्ट इज बिल्ट फ्रॉम एक्शंस, not your words, but we have to keep it very very carefully because trust is like a glass or is like a paper. इस पेपर को अगर आप क्रश कर देंगे तो पेपर शायद फिर से खोल पाए, लेकिन वो क्रम्पल जो सल के निशान है वो हमेशा बरकरार रहेंगे. तो वो ट्रस्ट अगर एक बार खराब हो गया तो जिंदगी में हम शायद कभी भी उसे सुधार नहीं पाएंगे. तो टू डेवलप रिलेशनशिप्स, to manage people, we need to have a level of trust. और ट्रस्ट का मेरे हिसाब से, in my opinion, there's only 2 levels of trust. Either it is 0% or it is 100%. Trust cannot be in between. It cannot be 60-40. It cannot be 50-50. It cannot be 70-30. So trust has to be either 0 or 100. So if it is 0, I don't trust you at all. If it is 100, I definitely trust you. So I will end my presentation over here with this very inspiring video on COVID-19, and then we can have the question answers and discussions.
presentation. Thank you very much. Thank you very much, JCI Gorakhpur Midtown. Over to the moderator. Okay. Thank you so much, sir. It was really wonderful. बहुत deep था and I must say, sir, मैंने आपकी बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड की है, बट आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत गहरी थी, बहुत शांत. जो आपका बोलने का लहजा था वो अंदर उतर रहा था और जैसे आप मेस्मराइज कर रहे थे सर. ट्रस्ट मी सर, जितनी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की आज अलग ही लेवल था आपकी ट्रेनिंग का. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. तो क्वेश्चन है इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे. सबसे पहले हाथ उठाया है अध्यक्ष महोदय ने ही. उनके 2 सवाल हैं. पहले हम उनका एक सवाल लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. जी अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल. थैंक यू जेड सर. सबसे पहले तो मैं हमारे आज को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे थे, लेकिन आपका पूरा सेशन जब सुना तो आधे से ज्यादा सवालों के आंसर मिल गए. और जैसा पुनीत भैया ने बोला कि एक मेस्मराइजिंग टाइप का एक चल रहा था, जैसे हम लोग ध्यान लगा के किसी चीज को सुनते रहते हैं और अपने आप अंतर ज्ञान होता जाता रहता है. आपकी बातें सुन के वो आता चला गया. थैंक यू वेरी मच सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जैसे बताया कि ट्रस्ट या तो 100% होता है या 0% होता है. ये 30, 70, 40, 60 ऐसा नहीं होता है. लेकिन सर जब हम कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उस पे ट्रस्ट एकदम से या तो 100% कर लेते हैं, तो वो कई बार हम लोगों को धोखा दे देता है, या बिल्कुल नहीं करे तो फिर उससे जो उसकी प्रोडक्टिव आउटपुट हो सकती है वो हम पूरी नहीं ले पाते हैं. तो ये चीज कैसे हो सकती है कि हम उस पे 100% ट्रस्ट कर लें? क्योंकि ट्रस्ट तो आज तक जो हम लोगों ने देखा है कि धीरे धीरे बनता है. विश्वास जमाने में समय लगता है, तोड़ने में 1 मिनट लगती है. नहीं, ऐसा ट्रस्ट सुनते आए और ऐसा. हाँ, सुनते आए, बराबर सुनते आए हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मान के चले कि ट्रस्ट नया एम्प्लॉय आया है तो आपके साथ उसका जो ट्रस्ट लेवल है वो 0% है. जी. I always say this, let's learn the American way of doing business. I don't trust you and you should not believe in me. Still we mean business. हमें फिर भी बिजनेस करना है, इस डील को एग्जीक्यूट करना है, इस काम को करना है. तो उसके लिए क्या तरीका अपना जाए, शायद वो हम पेपर पे लिख लें, एग्रीमेंट कर लें, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लें. तो उसके लिए जो भी ऑप्शंस सोचने हैं वो सब सोच के नोट कर लिए जाए. और ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है, आपने काम दिया एम्प्लॉय को, आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, तो आपने उसके लिए पूरा एहतियात, जिसे जितनी भी सावधानियां होती है वो सब बरत लीजिए. क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि इस पे मुझे 0% ट्रस्ट है. तो जितनी भी सावधानियां हैं वो सब रखते हुए आपने वो काम उसको दिया, तो आपने उसके लिए टेस्ट किया. आप बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं यहाँ पे हमारे राजस्थान के, तो मारवाड़ी में मिठाई बनाने में चाशनी होती है ना, चाशनी, तो इसे कहते हैं चाशनी नापना. तो हमने उसकी चाशनी नाप ली, उसका कितने तार की चाशनी है. वो गया, काम करने गया, काम करके आया, उसने आपने जैसा सोचा था वैसा काम किया, वहां पे वही काम किया. उसे नहीं पता कि आपने टेस्ट चेक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन का माहौल क्रिएट किया हुआ है. तो वो आपकी टेस्ट पे खरा उतरा, तो आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया. लेकिन अगर आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसमें उसने कुछ रूल्स ब्रेक किए, वायलेट किए, तो आपका ट्रस्ट नहीं एस्टैब्लिश हुआ. तो दीज आर दी वेज हाउ ट्रस्ट डेवलप्स. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. हमारे मेहमान नेपाल से हमारे मेहमान हैं, विष्णु जी हैं. चूंकि मेहमान हैं तो मैं निवेदन करूंगा वो अपना क्वेश्चन पूछें. विष्णु जी, अपना माइक ऑन वो अनम्यूट कर लीजिए. विष्णु जी नमस्कार. सभी को नेपाल से नमस्कार. स्पेशल योगेश्वर को जय श्री नारायण नमस्कार. मैं विष्णु बराल जेसीआई धरान नेपाल से हूँ. योगेश सर, आपकी सेशन के लिए तो मैं एकदम बड़ा, जब भी आपकी सेशन होता है तो मैं एकदम इंटरेस्ट करता हूँ. एक मेरा क्वेश्चन है, लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट अ पोजीशन कहते हैं हम जब भी ट्रेनिंग में, और लीडर कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी बनना पड़ता है. और जब लीडर ऑटोक्रेटिक बनता है तो उसमें लॉयल्टी का परसेंटेज नहीं आता है ऑटोक्रेटिक लीडर में. नहीं, इसको कैसे हम बैलेंस करें? अभी हम जो बात कर रहे हैं हाउ वी मैनेज पीपल.
हमें अपने साथ काम करने वाले लोगों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो हाँ, सर। लॉयल्टी का क्वेश्चन लोगों के ऊपर है। You are a leader, so Yeah. whether your people working for you or people working with you or people working in your organization, are they loyal to you or not? That is the question mark. तो अगर Yes, वो sir. लॉयल नहीं है तो उन्हें लॉयल कैसे बनाना है, अगर वो एबल नहीं है तो उन्हें एबिलिटी कैसे इनहांस करनी है, ये हम बात कर रहे हैं. So we are not talking about, we are not questioning our loyalty, we are not questioning our ability. The question mark before us is how to manage people. हमारा आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम का थीम है मैन मैनेजमेंट, नॉट सेल्फ मैनेजमेंट. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे मेहमान से ही पहले हम लेंगे. और नेशनल ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, फिर भी वो हम्बलनेस है, सीखने की ललक है, तो इसलिए उनका सवाल हम लेते हैं डी नागिरेड्डी सर से. सर, आपका सवाल. नागिरेड्डी, you can speak. I am ready to listen to you. Welcome. Nagireddy, unmute yourself. सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. सर मैं कर रहा हूं, यहां से हो नहीं रहा सर. मीनवाइल वो कनेक्ट होते हैं. मैं वसुंधरा भाभी का क्वेश्चन लेना चाहूंगा, उनका डाउट है तो मैं उनका क्वेश्चन लेना चाहूंगा. योगेश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गोरखपुर सर. थैंक यू वसुंधरा जी, बोलिए. सर इट्स माय ग्रेट प्रिविलेज टू शेयर द फ्रेम विद यू सर. ओह माय गॉड. सर मेरा क्वेश्चन है कि जो स्टार्टिंग में देवदत्त सर ने बताया था कि रूल्स वर्सेस जो प्रिंसिपल्स का जो ट्रेड ऑफ होता है, तो आज के कलयुग में उस मैट्रिक्स में हमें आइडियली कहाँ फिट होना चाहिए सर? See, it's like ideally तो हमें राम की तरह फिट होना चाहिए, but that is not possible, and that is why we are struggling from going from Ravan to Ram. That was the position of Yudhishthir. So we the current generation people who are good people, we all are good people, we are not bad people, we are not Ravan. There's a Ravan inside us though, लेकिन Ram is more dominant still. तो हम शायद कृष्ण बन गए, लेकिन we are struggling for like Yudhishthir, we are struggling to go to Ram. तो हम यहाँ फिट नहीं होते हैं, हम इसमें घूम रहे हैं, हम इस चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं. Yes, sir. हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितना होता है, हमारा सोच कैसा है, और इसीलिए हम ये सॉफ्ट स्किल, मैंने आज जो बात की कि हमारा डोमेन एक्सपर्टीज तो है, लेकिन हमारा सॉफ्ट स्किल्स कितना एनहांस्ड है, हम लोगों से कितने इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना स्ट्रांग है, हमारा आई कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है, हम लोगों से बात करते वक्त कितना सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं. आर वी इन लिसनिंग मोड और आर वी ऑन हियरिंग मोड, और आर वी जस्ट ऑन ब्ला 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 स्पीकिंग मोड? हाउ मच एंगर वी हैव मैनेज्ड. तो अभी 2 दिन पहले there was a telecast. I will just share this experience for the benefit of all. There was a re-telecast of the 10th Indian Students Parliament. एक भारतीय छात्र संसद करके एक प्रोग्राम होता है दिल्ली में विज्ञान भवन में. तो अभी 10th हुआ था शायद in the month of November or December, and many eminent speakers, eminent leaders were there to speak. एंड हमारी ब्रह्म कुमारी है शिवानी सिस्टर, आपने देखा होगा उनको टीवी पे, वो भी आई थी. उसमें उन्होंने एक छोटा सा स्पीच दिया था. तो उसमें बात हुई थी करप्शन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, ऐसा सब थीम चल रहा था. शी गेव अ वंडरफुल थीम, और ये 2 दिन पहले की बात है. एंड आई वाज वाचिंग दैट प्रोग्राम. इस लॉकडाउन में मैंने कोशिश ये की कि मैं मोर सेशंस अटेंड करूं rather than conducting sessions, बट आप सबका प्यार है जो मुझे मजबूर करता है कि मैं भी सेशंस लूं लोगों के. तो उससे एक मैंने नई बात सीखी, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट सिंस लास्ट 3 days. शी टोल्ड इन हर 5-minute वेरी स्प्लेंडेड एंड मेस्मराइजिंग स्पीच कि सब तरह के फ्री कंट्री या फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हो, सो लेट अस प्लेज फ्रॉम टुडे, लेट अस मेक दिस वर्ल्ड एन एंगर फ्री वर्ल्ड. सो लेट अस प्लेज फ्रॉम टुडे दैट वी कंट्रोल आवर एंगर. हम आज से बिना गुस्से के रहेंगे. So I am trying to implement in last 3 days. I have not done any anger. मतलब मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश की है. अब God knows how far I will be successful, but I am trying to do that since last 3 days. I am trying to manage my anger. आता है गुस्सा, frustration आता है, irritation भी आता है. Lot of things don't happen the way you like to be. So that is what we are struggling from being from Yudhishthir to Ram. So that is our position. मैं अपने ऊपर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ.
शायद आप समझ पाए। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं नीतीश भैया से, हमारे पास प्रेसिडेंट नीतीश पोद्दार जी। सर आपका क्वेश्चन सर। हाँ नीतीश जी। सर कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया आई एम ओवरवेल्म्ड हमेशा आपकी ट्रेनिंग सेशन जब भी अटेंड करता हूं सर। सर, आपको देख के तो मुझे मजा आ जाता है। मुझे तो लखनऊ याद आ रहा है पिछली साल। थैंक यू सर। सर एक सवाल ऐसा था कि वी हैव अ कैंसर हॉस्पिटल ओवर हियर व्हिच वी आर रनिंग, उसमें 180 से लगभग 200 स्टाफ है, ठीक है? ये करंट सिचुएशन जो चल रहा है हम लोग के साथ, as per CMO guidelines and the government guidelines, only 33% of the staff you can call in your organization. The rest are from the work from home. सर जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया, जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया स्टाफ का, जो हमारे स्टाफ आ रहे थे जो बेस्ट थे उनको हमने बुलाया। सर भीड़ हो रही है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हमें बहुत रखना पड़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि एक स्टाफ में एक तो ऐसे डर है इस कोरोना का, एंड सेकेंडली क्या हो रहा है कि जो स्टाफ घर पे बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ को, क्योंकि उसको सैलरी पूरी मिल रही है, और जो बेचारा आ रहा है उसको भी सैलरी पूरी मिल रही है। ऐसा सिचुएशन में क्या हो रहा है सर कि मतलब वो काम जो आदमी अभी तक काम अच्छा कर रहा था, इस पैंडेमिक के बाद वो काम वो उसका एफर्ट दिख नहीं रहा है, लोग अवॉइड कर रहे हैं, उससे हमारा सिस्टम पे पूरा फेल्योर हो जा रहा है हमारा। रोज शाम तक मैं चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहा हूँ कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, सब चीज सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू गिव आवर 100% जो कि हम दे सकते हैं। वी नो, आई कैन अंडरस्टैंड ये चैलेंज है इस पैंडेमिक में, लेकिन आपने 33% स्टाफ के साथ काम करने का जो सोचा है बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तो करना ही पड़ेगा, हम सभी को करना है। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि आपने 1/3 स्टाफ आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट? और आप उनको काम पे बुला रहे हैं, उनको इंसेंटिव तो मिल नहीं रहा, बल्कि चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा रहे हैं, और बाकी का 67% स्टाफ आपका घर पे है, और वो घर से काम कर पा रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन सैलरी पूरी मिल रही है। इससे वर्किंग स्टाफ में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। दैट्स व्हाट आई कैन मेक आउट, राइट? यस सर, मोरओवर now what I mean to say over here is you need to strategize. 1/3 स्टाफ से काम करना है, that does not mean कि 1/3 स्टाफ परमानेंटली काम करेगा। You have to rotate the staff. सर रोटेशन ऑफ स्टाफ में एक प्रॉब्लम आता है, जो हमारे हॉस्पिटल में आता है बेसिकली, जो रोटेशन ऑफ स्टाफ होता है, फिर उनको फिर बार बार ट्रेनिंग भी नहीं पड़ती है हमें। देखिए आपको ट्रेनिंग सर जैसे 10-15 दिन काम 15 दिन काम करने के बाद वो अभ्यस्त हो पाया है कि हमें ये करना है। अब सर अगर मैं स्टाफ चेंज रोटेशन करता हूँ, नेक्स्ट वीक दूसरा स्टाफ बुलाता हूँ, दूसरा 1/3 बुलाता हूँ, इनको लीव पे डालता हूँ, तो फिर मुझको फिर पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है उन स्टाफ को सिखाने के लिए कि तुमको ये करना है, डू और डोंट्स। आप नीतीश जी, आपको ये स्ट्रेटेजी तो आपको बनानी पड़ेगी। पहले तो आप सबको ट्रेन कर दीजिए 100% स्टाफ को, एंड देन 1/3 का जो रोटेशन है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा 1/3 आप रिप्लेस करके नया 1/3 लेके आए। आपको उसमें से कुछ पुराना ऑलरेडी experienced in this pandemic situation and trained by you, कुछ पार्ट वो रहेगा, कुछ पार्ट नया 1/3 में से लाए। मतलब you have to keep rotating the staff, you have to mingle them, you have to make a mix and match. आप पूरा नया रिप्लेसमेंट लाएंगे तो आपके लिए नई बात हो गई, और पुराना वाला एक्सपीरियंस वाला फिर इनएक्सपीरियंस हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए। सो यू हैव टू कीप, से फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, आज 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है सर। 15 में से आपने 5 को रिटेन किया, 10 को बोला अब अगले 2 दिन आप नहीं आएंगे, ठीक है सर। 10 न्यू पीपल कम, ठीक है सो सर। अगेन दे बिकम 15। सो नेक्स्ट 2 दिन तक वो काम कर रहे हैं, तो पुराना वाला जो 5 पहले वाले से चल रहा था, नाउ दैट इज रिलीव्ड। अब ये 10 नए लोग आ गए, तो 10 में से 5 फिर रिटेन किए, फिर नए 10 ले आए। मतलब दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला यू हैव टू फॉर्मुलेट कि कुछ पुराना रहे, कुछ नया रहे, एंड यू हैव टू डू द मिक्स एंड मैच। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इस चैलेंज को फेस करने के लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरा नया ले आए, हम ये नहीं कर सकते कि पूरे पुराने ही वाले काम करते रहे, नए से काम नहीं ले। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप होता है, क्लैश भी होगा कि वो तो घर बैठे सैलरी ले रही है, हमसे काम करवा रहे हैं। सर इंसेंटिव अगर सब प्लान करके बता दिया
वो कहते हैं कि हम क्यों जान दें, हम थोड़े से पैसे के लिए जान क्यों लगाएं। कोरोना फैला हुआ, एक पेशेंट भी कोरोना का आ गया तो हम नहीं आ पाएंगे हॉस्पिटल। बीइंग a only hospital in the entire Purvanchal. Now I have a catch here. आपके लिए तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, जो हम बात कर रहे थे ना लॉयल्टी एंड एबिलिटी की। A person who does not want to work will have n number of reasons for not performing. Fine sir. You have a parameter कि 100 स्टाफ है आपके पास में, 100 में से 5 लोगों ने इसमें अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश की, बाकी 95 ने ये बात नहीं बोली, तो वो 5 लोग आपके लिए लॉयल नहीं है। फाइन सर। तो दैट्स द कैच। तो हम D1 D2 यस, तो उनको धीरे धीरे आपको उनको रिट्रेंच करना ही पड़ेगा आगे पीछे, क्योंकि दे आर नॉट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट योर एसेट्स, दे आर योर लायबिलिटीज। सर एक्चुअली जो बड़े लॉयल है, जो बड़े एबिलिटी थे, जिनके पास बहुत कुछ था, इस पैंडेमिक पे आके मैं देख रहा हूँ सब डरे हुए, सहमे हुए, कोई काम नहीं करना, कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। मेरा पोजीशन तो बहुत क्लियर है, मेरा फंडामेंटली बहुत क्लियर है माइंड में। नोबडी इज हैविंग फियर। हम हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मक्कारी। अच्छा हाँ सर, सही बात है सर, सही बात। वो घुस गई है हमारे लोगों में। पीपल आर नॉट हैविंग एनी फियर, बट फियर है तो फियर के लिए सावधानी रखेंगे, बट दे डोंट वांट टू डू द वर्क एंड गेट द सैलरी, गेट द मनी। पीपल वांट इजी मनी, माय फ्रेंड्स नाउ। यस यस, सो दैट इज अ चैलेंज। सो यू हैव टू समहाउ मैनेज। ट्रायल एंड एरर चलेगा यहाँ पे D4 वाला। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नितेश भैया फॉर आस्किंग सच अ रेलेवेंट क्वेश्चन। और अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहित जी से, वो अपना क्वेश्चन रेज करें। हेलो योगेश सर, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन टुडे। एंड जैसा कि पुनीत भैया ने बोला कि आज आपका जैसे मेस्मराइजिंग टाइप का था, वो मुझे भी फील हुआ, कुछ और अलग सा ही फील हो रहा था। एंड इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग टुडे। पता नहीं वो रीजन क्या था सर, आपकी वॉइस इतनी सॉफ्ट थी, ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण कोई उपदेश दे रहे हैं। सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि सर जैसे ये खत्म हो जाएगा, जब लॉकडाउन जब भी खत्म होता है और हमारी शॉप्स या ऑर्गेनाइजेशन खुल जाती हैं, तो फिर जैसे हम अपने स्टाफ का ले ऑफ करेंगे, तो वो मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर देम बट इट इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो सर उसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि लॉयल्टी फिर जो बाकी स्टाफ रिटेन करते हैं तो उनकी लॉयल्टी आपकी तरफ नहीं रहेगी, फिर लगेगा कि ये तो निकाल दे रहे हैं। ले ऑफ इज नॉट द ऑप्शन। आई डिडंट से ले ऑफ कीजिए। I always advise people and I have done it in my office as well. मैंने पूरे स्टाफ से बात की, हमने मिले नहीं, हम फोन कॉल पे बात की। We had a video call with Zoom and then I decided that मार्च में भी आप 15 दिन नहीं आए थे, I'll pay the full salary of March. Okay. April is nobody is working, even I am not working. We are facing a financial crisis. I will deduct some salary. Tell me how much. मेरे स्टाफ ने बोला सर 25% कर लीजिए, मतलब मैक्सिमम सब स्टाफ ने मिलके ये बोला कि सर 25% मैक्सिमम आप डिडक्ट कीजिए। I proposed 40% and I convinced them with 40%. तो it is like आपका पुराना स्टाफ है, सभी लोग लॉयल हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो let us sit with them, talk to them, इंटरोगेट विद देम, उनको कॉन्फिडेंस में लेके करो ना। उन्हें भी पता है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और आपके ऊपर भी बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। ये उन्हें भी समझता है कि आपको तनख्वाह कहाँ से देंगे जब बिजनेस ही नहीं चल रहा। सो इट इज लाइक टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। सो यू ट्रांसफॉर्म योर ह्यूमन कैपिटल इनटू ह्यूमन एसेट्स। टॉक टू देम एंड देन डू समथिंग। ऐसा नहीं कि आज से तू मत आना, तेरी छुट्टी, तो भाग जा। This is like creating an atmosphere of uncertainty for all others also, कि इसका मतलब कभी भी हमारी भी नौकरी जा सकती है, तो बाकी सब भी अनसर्टेन हो जाए। So don't do that. Thank you so much. पुरी जी मैं इसी कंटेक्स्ट में एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर से। सर जैसे अप्रैल तो बीत गया, जिसमें आप 40% आपने काट लिया। जी हेलो, हाँ जी, नीतीश जी का क्वेश्चन है जी। सर जैसे आप अप्रैल बीत गया, आपने 40% आपको आपने सबको कन्विंस कर लिया, एंड सपोज होल ऑफ द मई अगर हम वही बैठे हुए हैं और लॉकडाउन कंटिन्यू करता है, फिर कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। सर मैं बताऊं आपको, मेरा अनुभव बता देता हूं आपको।
कि अभी लोग बाग घर पे हैं, they are only eating home cooked food and home filtered water. There are no avenues to spend money. हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम रेस्टोरेंट से खाना खा लें या हम पेट्रोल डला लें गाड़ी में, हम कुछ कर ही नहीं रहे घर पे बैठे। और आप कितना भी अच्छा खा ले, दाल रोटी का खर्चा ज्यादा नहीं है। तो उसका बेसिक सर्वाइवल, यू हैव टू कैटेगराइज योर एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है कि सभी का 40% काट दिया। जिसकी तनख्वाह बेचारे की 6,000 7,000 या 8,000 ही है, उसका 40% काटेंगे तो उसका सर्वाइवल मुश्किल है। बट जिसकी तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, तो आप उसका डिडक्शन कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेंटेन अ कैटेगरी 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो दैट डिपेंड्स, यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला फॉर दैट। जिसकी तनख्वाह ही बहुत कम है, जो सर्वाइवल ही बड़ी मुश्किल से करता था पहले वाली तनख्वाह में, उसका 40% काटेंगे तो वो तो रो देगा। So Yes, it's sir. not Yes, like sir. dating for everyone. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Before we move to Vibhor, I would like to welcome हमारे सुधांशु सर हैं, नेशनल ट्रेनर, और अंजू मैम हैं, जोन कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग। आप सबका स्वागत है। खेमराज अधिकारी जी जो नेपाल से हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। सबके स्वागत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विभोर जी का क्वेश्चन लेते हैं। विभोर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विभोर जी। सर myself JC SGF विभोर पोद्दार, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं JCI गोरखपुर मिड टाउन का। हाँ जी बोलिए सर। सर इट वाज अ ट्रेमेंडस सेशन। और फर्स्टली मैं शुरुआत में जब वो आपका जो पहला स्लाइड चल रहा था उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं पता नहीं इस हाइट की ट्रेनिंग को कैच कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट ऑल्दो मैं कोशिश किया और एट लास्ट आई डिड। एक कंफ्यूजन सर ये है कि एक एम्प्लॉई है मेरा, मतलब रादर एक समझते हैं एक एम्प्लॉई है जो कि मेरा पुराना एम्प्लॉई है, जो एक विन विन सिचुएशन में था पहले, और बीच में कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई उसके साथ। अब वो क्या सर्कमस्टेंसेस थी, ही डिडंट वांट टू डिस्क्लोज इट। और मैंने पर्सनली सारी चीजें, मतलब मैंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया उसके साथ, और ही डायरेक्टली केम टू लूज पोजीशन। अब मुझे लगता है, मेरा इंट्यूशंस मेरे अंदर से कहते हैं कि ही कैन अगेन कम बैक टू विन विन सिचुएशन, बट क्योंकि मैंने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया और ही इज नॉट एबल टू कम। अब उसमें कुछ गाइडेंस मिल सकती है कि क्या कैसे उसको लाया जा सके। मैंने हर तरीके के ऑफर दे चुके उसको। मतलब वो काम नहीं कर रहा है या काम नहीं करना चाह रहा है? नहीं, काम करना नहीं चाह रहा है। तो आपने सब प्रयास कर लिए कि वो काम करे, फिर भी नहीं करना चाह रहा? मतलब सारे प्रलोभन दे दिए, सब कुछ कर लिए। तो ही इज अ वेरी ओल्ड एम्प्लॉय? Yeah, exactly. I think it's 8 to 9 years old. And past 1 year, 1 साल पहले तक उसने इतना बढ़िया काम करके दिया कि इनफैक्ट वी कांट इवन इमेजिन कि वो अभी इस पोजीशन में आ सकता है। अच्छा, एंड ही इज नॉट शेयरिंग विथ यू? नो। तो आप तो एक फाइनल प्रयास और कीजिए। मेरा ओपिनियन, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ये करता कि आई वुड हैव गिवन वन लास्ट मोर एफर्ट, कि आप खुल के मेरे से बात कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि वकील से अगर ये छुपाएंगे या डॉक्टर से हम अपनी बीमारी के सिम्टम्स छुपाएंगे तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा जी। तो उसके डॉक्टर अगर आप हैं, तो अगर आपसे वो खुल के बात करता है अकेले में और अपनी प्रॉब्लम शेयर, बिकॉज दैट स्टेटमेंट व्हिच आई गिव बिकम्स वेरी रेलेवेंट ओवर हियर। पीपल वर्क फॉर देयर ओन रीजंस एंड दैट योर एम्प्लॉय इज वर्किंग विथ हिज ओन पर्सनल रीजंस विथ यू। तो उसके कोई ना कोई रीजन का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, और जब तक वो आपके साथ उस रीजन को शेयर नहीं कर पाएगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो you should give a one last try, as you said you already tried it several times, but yeah, one last from try past 1 year, and you should tell him कि आप मुझे बताइए तो ही मैं आपका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो you have to be एक डर भी है soft, you have to be soft as well firm also. Exactly, but एक डर भी है कि इतना तो पुराना आपका काम तो वैसे भी नहीं, आपका काम तो वैसे भी नहीं कर रहा हो 1 साल से, तो अब क्या फायदा उसको रख के? एक वो होता है ना सर, शेर कितना भी बूढ़ा हो जावे, then you have to maintain him, सिफारशी लाल। Okay. D4 category. Okay, thank you. Somewhere or other he will fall there. Thank you so much sir. I would like to, अगर आप आज्ञा दें सर, योगेश सर आप आज्ञा दें तो मैं उसमें एक लाइन और जोड़ सकता हूं सर। हाँ बिल्कुल जोड़िए। आप विभोर, आपकी उस स्टाफ के साथ के और भी स्टाफ होंगे आपके यहाँ जो उससे हो सकता है क्लोज हो। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम कि क्या वजह है, क्यों नहीं करना चाह रहा है। वो अगर आपसे नहीं शेयर कर रहा है तो हो सकता है उसका कोई क्लोज हो जिसके थ्रू आप पता लगा सकें
कि एक्चुअली रीजन क्या है, अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है मे बी। तो इसी क्वेश्चन के साथ लास्ट, That's true. Maybe some colleague employees के साथ share करता हूँ. जी सर. You can ask somebody else also. We already had a complete group also, जो उनका हमारे basically वो collections का है employee, और पूरा collection का जो हमारा 15 आदमी का staff है, उनसे सबसे personally अकेले में publicly कोई बात नहीं कि किसी की कोई image पे hurt हो जावे, थोड़ा सा softly, थोड़ा सा hardly, थोड़ा सा rudely करके निकलवाने की कोशिश की, but मुझे पता है विभोर, अगर आप साम दाम दंड भेद बोल रहे हैं, अगर विभोर बोल रहे हैं तो उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी. इज वेरी स्मार्ट, उनको सारे नस नस मालूम है. थैंक यू भैया. इज वंडरफुल. सो विल बी मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. विल बी हैविंग ओनली 2 more क्वेश्चंस. सर का समय काफी हमने लिया है, 2 क्वेश्चन और लेंगे. अगला क्वेश्चन अभिनव अग्रवाल जी का. अभिनव जी, अनम्यूट योरसेल्फ अभिनव. यस यस, बोलिए. गुड इवनिंग सर. यस. हाँ विनोद जी. माई सेल्फ अभिनव. हाँ बोलिए. डायरेक्टर गोरखपुर में टाउन. हाँ जी बोलिए. सर आपने जो सिचुएशन बताया, टेबल दिखाई थी मैन मैनेजमेंट वाली, जिसमें D1 D2 सिचुएशन थी, उसमें इफ वी हैव अ एम्प्लॉय लाइक उसमें जिसमें D1 सिचुएशन हो, ही इज लॉयल बट एंड ही इज ओल्ड बट ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद a new management system. He is not willing to take up the new management system to shift up to the D2 system. So उस situation में क्या करना चाहिए? क्योंकि that sometimes that gets disturbing, because if I employees with D2 situation also, but that whole staff who is loyal is still into D1 situation. So is it good to move with the D1 situation? क्योंकि many times have tried to convince him. हाँ, I got your question. D1 कैटेगरी के लिए मैंने पहले ही बताया कि वो आपके लिए लॉयल तो पूरे हैं, एबिलिटी में कमी है. yes, तो एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको उनको गाइडेंस देना पड़ेगा, उनको मेंटोरिंग करना पड़ेगा, और हो सकता है वो सीनियर्स भी हों. आजकल एक रिवर्स मेंटोरिंग का कॉन्सेप्ट भी चला है कि आज हम डिजिटल स्किल्स की बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो घर में सीनियर्स हैं या दादाजी हैं या ओल्ड एज पीपल हैं या ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ओल्ड एज पीपल हैं, तो वो ओल्ड एज पीपल स्मार्ट गैजेट्स यूज नहीं कर सकते, नई तरीके से काम नहीं कर सकते, तो आपको रिवर्स मेंटोरिंग करनी पड़ती है. रादर दे हैव मेंटर्ड यू. आप बचपन से देख रहे हैं कि वो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उनकी गोद में बड़े हुए हैं, लेकिन आज उनको मेंटोरिंग की आवश्यकता पड़ गई नए जमाने के हिसाब से. सो दीज काइंड ऑफ पीपल नीड रिवर्स मेंटोरिंग. तो ये करना ही पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, उनको गाइडेंस देना पड़ेगा, बट दे हैव टू हैंडल विद केयर, क्योंकि आप उनके ऊपर टीचर बन नहीं सकते, आप बच्चा बन के ही. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल वैसे ही. यू हैव टू गिव देम गाइडेंस, अदरवाइज दे विल नेवर इंप्रूव. तो ये तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दे विल रिमेन इन D1 only. What do you mean by reverse mentoring, sir? वो रिवर्स मेंटोरिंग मींस, मेंटोरिंग नॉर्मली हम अपने जूनियर्स को करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को करते हैं, बट व्हेन वी डू इट टू आवर एल्डर्स और सीनियर्स, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स मेंटोरिंग. ओके, थैंक यू अभिनव. और जेसीज की खूबसूरती ये है कि इतने गहरे लॉकडाउन के बाद भी हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में मोटिवेटेड लोग अगर कोई होंगे तो जेसीज के ही लोग होंगे. लगातार वेबिनार, ट्रेनिंग और नई नई चीजें सीख रहे हैं. तो मैं, अगला क्वेश्चन है हमारी जोन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर अंजू मैम से, जो इतनी ट्रेनिंग के बावजूद सीखने के लिए तैयार हैं. अंजू मैम, योर क्वेश्चन. Yeah, thank you so much, Puneet. Rightly said, JCI सबसे ज्यादा motivated. And good evening, sir, Yogesh sir. Good evening, Anju ji. How are you? I'm fine. Really pleasure to see you and talk to you after a long time, sir. Yeah, that's really true. Good to see you too. Yeah. Sir, I had a question, like from last 2 days, I was just wondering about what to reply to my boss, not boss, like I'm a employees trainer in one company. Okay. वहाँ मैं हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग देती हूँ उनको सेल्फ डेवलपमेंट का, और जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो दे आस्क्ड मी, मैम कंसीडर कर लेना. क्या कर लेना? कंसीडर कर लेना पर सेशन. Okay.
आई डिड थोड़ा 10-20% कम कर दिया। अभी कल जब मेरे को वाउचर भेजना था फिर, तो देन अगेन दे सेड मी मैडम सिचुएशन ऐसे है, सो हमने आपका खत्म भी नहीं, ट्रेनिंग बंद भी नहीं किया, तो प्लीज डू कंसिडर। तो आई एम जस्ट इन अ डिलेमा कि उनका घर चलाऊं कि अपना घर चलाऊं। तो जस्ट एडवाइस भी कम हो तो कितना होना चाहिए? मैडम देखो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट जोन। लाइक आई सेड कि हम किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी डिडक्शन करेंगे, ये वी हैव टू कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द पे स्केल। कि हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है, जी इट्स लाइक say for example myself, I will put myself into the example box here. I am a freelance chartered accountant practicing. हमारा जनवरी फरवरी में रेवेन्यू नहीं आता है, ऑलमोस्ट नील होता है। मार्च में रेवेन्यू इसलिए आता है कि मार्च में जब क्लोजिंग एक्टिविटी होती है तो बहुत सारे बिजनेस हाउसेस अपना अकाउंट क्लियर करते हैं कि मार्च में कोई पेंडेंसी नहीं रहे, सो गिव द चेक टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, बट आई डिड नॉट रिसीव अ सिंगल पेनी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ओके, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया, सो ऑफिसेस क्लोज, बिजनेस हाउसेस क्लोज्ड, नो चेक रिसीव। ओके, अप्रैल भी लॉकडाउन हो गया, हाँ जी, एंड मे भी लॉकडाउन हो गया। या So it's almost 5 months without a revenue. Expenses are intact. Yes, okay. So बस same situation मैंने अपने employees को बैठ के डिस्कस की, तो employees ने खुद ने 25% बोला। Okay. Then we had two categories, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा स्टाफ नहीं है, being a small practicing office, so we categorized our staff into two categories. Okay. तो एक कैटेगरी वालों को कम डिडक्शन किया, दूसरी कैटेगरी वालों को ज्यादा डिडक्शन किया, एंड दे ऑल एग्रीड कि ठीक है सर, हमारा इतने काम हो जाएगा। मैंने द सैलरी विल बी बैक टू नॉर्मल व्हेन द ऑफिस इज नॉर्मल। बट दे ऑल एग्रीड। हाँ, थोड़ा रिस्क फैक्टर यही है भी, आफ्टर चलो 5-6 मंथ्स कंसीडर हो गया, बट आफ्टर 5-6 मंथ्स व्हेन एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल, देन इट विल बी टेकन ग्रांटेड। मैडम पहले भी इतने में कर रहे हैं, you never know the future. Yeah, that's true, sir. So let's just think about the present moment and tackle it. Okay. Well. Handle it well. Yeah, thank you, sir. Sir, it was an excuse to talk to you. Thank you so much. Thank you, अंजू मैम, thank you अंजू मैम। अभी जैसा सर आपने बताया ना, वो द्वापर वाला, त्रेता वाला, द्वापर में कृष्ण जी सिद्धांतों से नहीं, वो धर्म से नहीं उच्युत होते थे, रूल को इधर उधर कर लेते थे। तो वैसे तो मैंने अनाउंस किया था कि अब कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन खुशहाल का क्वेश्चन आया था, खुशहाल, और चूंकि खुशहाल थोड़े यूनिक हैं तो उनका क्वेश्चन भी आई गेस यूनिक होता, बट खुशहाल निकल गए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है बिफोर वी वाइंड अप, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मे बी ये रेलेवेंट हो, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने देखा है कि अभी लोगों में जो रिलीजन की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आ गई हैं। अभी कई जगह ऐसे हैं जहाँ हर रिलीजन के लोग हैं, लाइक मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनर्स हैं, स्टाफ हैं, एम्प्लॉय हैं, काउंसलर्स हैं, हर रिलीजन के हैं, और लॉकडाउन में ये चीजें और बढ़ी हैं, मतलब बिकॉज ऑफ अननंबर्स ऑफ रीजंस ये चीजें बढ़ी हैं। अब टीम के रूप में काम करना है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, और इतने सारे डिफरेंसेस हैं, वो ऐसे डिफरेंसेस हैं जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो कट्टरता लिए हुए हैं। ऐसे में चीजों को सॉफ्ट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कराना, थोड़ा सा आप मुझे सर अगर शेयर करें, कुछ बताएं सर। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि तकलीफ ये आ रही है कि डिफरेंसेस आ गए हैं माइंडसेट में, जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब उनकी जो कट्टरता है वो चीजें रिलीजन को लेके और सब लेके, और हर रिलीजन के लोग हैं, तो वो मिसमैच हो रहा है, थोड़ा क्लैश हो रहा है, ईगो क्लैश कर रहा है चीजों को लेके। मे बी कई जगह देखिए मैं तो इतनी सी बात समझ पाया हूँ, हम धर्म को मतलब रिलीजन इज जाति, आप हिंदी और इंग्लिश के वर्ड शब्द को समझिए, रिलीजन मतलब जाति होता है जी, जात पात है ना, और लेकिन हम रिलीजन को रिलेट कर देते हैं धर्म से जी। धर्म मतलब हमारी ड्यूटी होता है। तो अगर हम धर्म है, अगर हम धर्म का काम कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, एंड दोज आर एथिकल ड्यूटीज। तो पहली बात तो हम धर्म को सही डिफाइन करें कि धर्म क्या होता है। धर्म हमारा ड्यूटी होता है, रिलीजन हमारी जाति होती है। अब रही बात ये जात पात, तो अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल छोड़ गए और हमारी सोच को करप्ट करके चले गए, और आज तक हम उस सोच से बाहर नहीं आ पा रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप,
जो दिन भर ऐसी इंफॉर्मेशन फ्लोट करता है जिसे हम देखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, और वही हमारा माइंडसेट को बिल्ड कर रहा है. आई कॉल इट दे ट्रेड विथ आवर माइंडसेट. तो हमारे माइंडसेट की जगह को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो हमारी अपनी पर्सनल सोच खत्म हो चुकी है. हमारी सोच ये व्हाट्सएप से चल रही है. व्हाट्सएप ही हमारी सोच को बना रहा है. अभी देखें, मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया आत्मनिर्भर बनना है. 5 पिलर्स टू आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इंडिया. एंड 3 दिन से फाइनेंस मिनिस्टर पैकेज अनाउंस कर रही है. तो हमारे देश में किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कोई समझना चाहता नहीं. आई एम नॉट an ardent follower of those persons, but still those are very wonderful things to make India self-reliant. But people are not trying to understand. They have a prejudiced mind which is coming from WhatsApp. तो यहाँ तक कि आत्मनिर्भरता के अजीबोगरीब लोगो बना के मजाक बना दिया है. And these mockery tips are being floated on social media, even on Facebook. And they are making a mockery of the highest designated office of India, that is the Prime Minister. And it is being watched by the entire world. Facebook पे आ गया मतलब पूरी दुनिया देख रही. Just try to understand. I have never seen, I have so many international friends. I have discussed many times with people like American friends ki Trump, how is he performing? People just curse him, but never post on any social media anything against their country. हम अपने कंट्री का रिस्पेक्ट करते हैं, वो केवल किस चीज के लिए? जन गण मन जब बजता है ना, तो खड़ा हो जाते हैं बस. दैट्स ऑल. नेशनल एंथम के लिए. हम अपनी कंट्री को प्यार नहीं करते. हमें अपने देश से प्यार करना पड़ेगा. अगर प्यार है तो आदर सम्मान अपने आप उसके साथ आएगा. यू रिमेम्बर दैट स्टोरी ऑफ लव, वेल्थ एंड हैप्पीनेस. केवल वेल्थ नहीं आया घर में, हैप्पीनेस नहीं आया, लेकिन जब उसने प्यार को बुलाया तो लव और वेल्थ बाकी सब अपने आप चले आए. दैट इज द ट्रूथ. So we need to love our country. Thank you so much, sir. That's all. बहुत समय दिया सर आपने, बहुत समय दिया और पूरी गहराई से, इत्मीनान से हर क्वेश्चन को लिया, पूरी डिटेलिंग में गए. थैंक यू सो मच सर. सेशन बहुत लंबा हो चुका है. मैं अपनी तरफ से तो सबको धन्यवाद देता ही हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी डिग्नेटरीज हैं, अंजू जी, राजीव जी, साथ में हमारे सुधांशु जी भी थे. सबको, जो नेपाल से हमारे मेहमान हैं, सबको धन्यवाद देता हूं. और मैं निवेदन करूंगा अब हमारे थैंक्स अ लॉट जेसीआई गोरखपुर. जस्ट वन एक थैंक्स अ लॉट जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन प्रेसिडेंट पीयूष जी, आईपीपी एंड जोन वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु भाई. ही वाज द पर्सन बिहाइंड मी फ्रॉम सो मेनी डेज कि मुझे सर आपका करवाना ही है, आप हाँ करो बस कैसे भी. एंड ऑफ कोर्स पुनीत ऑलवेज देयर, अंजू जी, जेडपी, ईवीपी एंड एवरीबॉडी एल्स फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर, लॉम सेक्रेटरी की वो धन्यवाद ज्ञापन दें. नवीन जी. हाँ सर, धन्यवाद पुनीत भैया. मैं जेसीएसजीएफ नवीन पार्लीवाल, सचिव जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन. विशेष आभार आज के हमारे मुख्य अतिथि ईवीपी जेसीआई पीपीपी अंजू सर्राफ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन के लिए समय निकाला और अपने अपने शब्दों से हम सभी को मोटिवेट किया. आभार आज के हमारे विशिष्ट अतिथि मंडलाध्यक्ष जेसी आलोक सेठ जी का, जो कि आज आए और हमारा मान बढ़ाया. विशेष आभार हमारे सभी मंडल उपाध्यक्षों का, जो कि आज सम्मिलित हुए और हमारा मान बढ़ाया. सभी जेडजीबी सदस्यों का और हमारे मेंटोर, हमारे गुरु जेसी योगेश चांडक सर का, जिन्होंने इतनी सुंदर ट्रेनिंग दी. विशेष आभार हमारे जोन सेक्रेटरी जेसी पुनीत अग्रवाल जी का शानदार होस्टिंग के लिए. सभी सहभागियों के लिए, जो कि न कि केवल जोन से बल्कि विदेश नेपाल से भी आए, सभी प्रोग्राम डायरेक्टर्स का एवं सभी आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद. थैंक यू सो मच. इसी के साथ ही मीटिंग ओवर करते हैं. सर एक चीज लास्ट मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपके साथ बहुत सारी फोटो ली है सर.
लेकिन अभी क्या स्क्रीन पे एक तरफ आप हैं, बगल में मैं हूँ। इतनी क्लोज फोटो मैंने आपके साथ आज तक नहीं ली थी सर। थैंक यू सो मच सर, इतनी क्लोज फोटो लेने के लिए। क्यों सेल्फी है ना आपके पास, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? है सर इतना बगल बगल में हम लोग दिख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन सो मच, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू जेडेश सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। गौरव जी, थैंक यू जिंदल जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गौरव जिंदल जी, आप थोड़ा रुके रहिएगा। गौरव भैया थोड़ा रुके रहिएगा, सबको जाने दीजिए, हम आप आमने सामने रहे। हिमांशु जी भी हैं, राजीव जी भी हैं, 4 बातें हो जाएंगी। मैंने देख लिया, सब लोग चले जाएंगे। हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और ये हिमांशु जवान होते जा रहा है। इसका तो ये नई नई टेक्नोलॉजी गोरखपुर में लाता आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा ये, एक से एक। ये बुजुर्गों के लिए लालच है। हाँ, ये सबसे बढ़िया धंधा यही करता है ये। क्या बताएं अब। ये एक नई मशीन लाएगा है कि उस मशीन को यूज करते ही 6 पैक एब्स भी आ जाएंगे। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, आप लोग लीव कर सकते हैं। विवेक जी आप रहिए थोड़ा। विवेक जी, जोन कोऑर्डिनेटर महोदय। ये वाला लिस्ट है ना, ये वहां पेस्ट करो तो। चलिए मैं एक तरफ से सबको नमस्ते करना शुरू कर रहा हूँ। उसकी तरफ नहीं है। ये बैंक कहाँ से लिया? ये बताएं, ऐसे सब परेशान थे। थैंक यू खेमराज जी, थैंक यू परशुराम रेड्डी जी, सीमा जी, थैंक यू राजू जी, अंजू मैम थैंक यू। हो गया ना, लगाने आता है। अरे यार, और बताइए राजीव जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, होस्ट महोदय आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार तो हम आपके हैं सर, शुक्रगुजार। सर क्या कर रहे हैं हिमांशु भाई? 4-5 दिन से आपका आता पता नहीं है और कुछ धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक ऑडिट कर रहे हैं इस समय। भैया पैसा कमा लो भाई, सबको जरूरत पड़ेगी। गौरव भैया नमस्कार। नमस्कार राजीव भैया, कैसे हैं सर? गौरव भैया मैन इन ब्लैक लग रहे हैं। हाँ, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। दुबले हो गए थोड़े से, टी शर्ट ढीली हो गई है, किसी और की नहीं पहने ना। अरे नहीं, आपको देख देख के आपसे कुछ सीख रहे हैं। अरे कहाँ सोच रहे हैं आपके जैसा, क्या सपना है आपके जैसा बनना है। अरे भैया रहने दीजिए। हम देखिए सबको रिमूव कर दिए हैं। निधि जी कौन है? बस इनको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रिमूव करने की। और ना इनको रिमूव कर दिया जाएगा आज कमरे के बाहर। ये जूम के बाहर करेंगे, इनको कमरे के बाहर किया जाएगा, पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। लग रहा है कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ये देखिए ऐसे रिमूव किया जाता है। कनेक्शन में लग रहा है धीरे से, कनेक्शन में बोल के निकाल दिए धीरे से। ये सब राजीव जी के साथ रहिए, सब सीख जाएंगे। राजीव जी हर ट्रेनिंग अटेंड किए हैं। राजीव जी को का भी ज्ञान हो गया। आपकी वेबिनार की? हाँ हो गई होगी। सेंचुरी नहीं होगी तो 100 घंटा तो हो ही गया होगा इनका, 100 घंटा तो हो ही गया होगा। ज्यादा हो गया सर, 173 हो गया सारा कंपनी। अब ये गुरुकुल खोलेंगे तो ये डॉक्टर इंजीनियर सब पैदा कर देंगे। ये अर्जुन भी बनाएंगे, ये कर्ण भी बनाएंगे, राम भी बनाएंगे, सब पैदा करेंगे। विवेक जी गायब हो गए म्यूट पे लगा के। पुनीत जी अकाउंट डिटेल भेज दीजिए हिमांशु को, सबके अकाउंट में पैसा बेचारा भेज देगा, अकेले इतना मेहनत। अभी जिस डेटा पे वर्किंग हो, हम क्या पैसा भेजेंगे, हमारी क्या औकात। बिहार से पैसा आएगा। बिहार से कुछ नहीं आना है, कोरोना छोड़ के। अरे भाई हिमांशु जी, इस समय जेडे सर की हिमांशु जी हमें आपसे शिकायत है भाई। क्या बताइए? मतलब जब तक आप सुपर नहीं बने थे तब तक तो ठीक था, आपके पड़ोसी आपको याद था कि बगल में पुनीत भैया हैं।
जैसे ही आप सुपर हीरो बने, सुपर स्टार बने, है ना राजीव जी, सुन रहे ना? बहुत चीजों का ज्ञान आ गया मेरे को। अरे अब आपको कुछ नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा हीरो कमाने में लग गए। चक्कर क्या उसका, तो बहुत चीजों का ज्ञान हो गया। पहले अपना मोबाइल ऐसी ऐसे ऐसी घटनाएं हुई ना मेरे साथ, पहले हम सुनिए उसका, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई मेरे साथ कि जो होता है ना ब्रह्म ज्ञान मिलना, वो मिल गया हमको। पहले हम ऐसे करते थे, सुनिए सुनिए, पहले हम ऐसे करते थे तो तुरंत गुरु सब कुछ सिखा देता है। पहले हम जरा से ऐसे करते थे तो हिमांशु का नंबर आ जाता था, थोड़ा सा भी आखिरी दाव अपने पास रखता है। समझे हिमांशु? हाँ बोलिए भैया। अरे थोड़ा सा भी ऐसे करते थे हिमांशु का नंबर आ जाता था। अभी क्या है, पूरा ऐसे कर डालते हैं, कहीं हिमांशु नजर नहीं आता है। अरे ठीक है हिमांशु, मिडकॉन जूनकॉन 2021। बेटे सर उसको पैसा बनाने दीजिए, आप पड़ोसी हैं, जब मन करेगा अलग से निकाल लीजिएगा। देखिए, अरे हम छोड़िए, नरेंद्र मोदी अमित शाह को भूल जाए तो फिर क्या कहना है, फिर तो सब बेकार है। मतलब हम लोग तो कहीं लाइन में आते ही नहीं है। ओके बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। ओके 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 गौरव जी। राजीव जी, हाँ बताइए भैया। मतलब आपने डंके की चोट पे राजीव जी कहा था मैं अमित शाह हूँ, ये नरेंद्र मोदी हैं, और आज अमित शाह बेचारे उनको फोन नहीं आ रहा है, 4 दिन हो गया। नरेंद्र मोदी अब देख रहे नहीं आ रहा हैं राजीव जी अमित शाह जी बैंक को। ऑडिट में पीसी है भैया, 2-4 केस में फंसे हुए हैं, बस उसी चक्कर में बैंक ऑडिट सुबह से शाम, इनको विश्वास नहीं हो रहा, इतनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, अभी वर्किंग कर रहा है। वो तो पीयूष भाई का फोन आके ट्रेनिंग कराना, तो योगी सर से बात करे के लिए तुम्हारा रहना जरूरी। आवाज कट रहा है राजीव जी। हिमांशु, हम लोग अब कब मिलेंगे? कुछ ज्ञान हमको भी दे दो, जो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें आया है वो थोड़ा हमें भी दे दो। जब मिलना बोल लीजिएगा, हम क्या जाएंगे गोरखपुर। हाँ अब तो आ ही सकते हैं, अब तो आ ही सकते हैं आप। लेते हैं भैया, टाटा ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। किसने? टाटा ने। टाटा की वेबसाइट नहीं थी क्या पहले? हाँ, टाटा ने अपनी वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी। अच्छा, वाह, देखिए ई कॉमर्स। क्या गहला रहे हैं राजीव जी, प्रोग्राम बनाइए भाई, गोरखपुर आने का प्रोग्राम बनाइए, बैठा जाए। हिमांशु जी के पास, हिमांशु भाई बस ऑडिट कर लें, अपना पैसा वैसा बना लें। हाँ हाँ, जितना पैसा बनाएगा उतनी अच्छी दावत होगी। मेरे लिए एक पेटी ना ब्लू लेबल लेके रखे हैं। डबल ब्लैक बोल रहे थे, फिर बोले कि ना ब्लू लेबल ले। डबल ब्लैक तो रखी होगी, भेज दे, कोरियर लगा दें। कोरियर नहीं लगाना है भाई, बिहार में आगे। और बताइए, प्लान करते हैं, आते हैं अगले वीक। हाँ आइए, एकदम फिर जाने को मिलेगा नहीं। हिमांशु भाई वो नहीं, आप 11 बजे रात को जो भागने वाला नौटंकी लगाए थे कि जाना है, वो नहीं करना होगा। ठीक है आइए, घर में बैठे बैठे हम भी बोर हो गए। नाइट पार्टी। हाँ सर, अरे अभी आ जाइए, गाड़ी उठाइए, आ जाइए, गाड़ी उठाइए, आ जाइए। अगले वीक आएंगे पक्का। अगले हफ्ते में मिलते हैं राजीव। भैया। ओके ओके सर, ओके।